जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। जय हिंद। तो आइए देखते हैं, हिंदी का आज पहला लेसन है, हमारा पहली क्लास है। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से। देखते हैं हिंदी वर्णमाला से, क्लास पहली है हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले हमको इतना पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का आधार क्या है। अगर हम देखें हिंदी का आधार क्या है, अब जैसे हमको इमारत बनानी हो तो ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, मोरंग, सीमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमको हिंदी पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला जब आपका बहुत अच्छा होगा, आपको ज्ञान होगा हिंदी वर्णमाला का अच्छा खासा, तो आप आगे के चैप्टरों में, जितने भी आगे के हमारे सिलेबस के चैप्टर हैं, उनमें आपको बहुत अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। तो आइए समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत अच्छे से, एकदम सरल शब्दों में समझेंगे हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी वर्णमाला या वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्णमाला की संख्या क्या है, वर्णमाला में कितने संख्या होती है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 52। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा सबसे पहले डालिए। अच्छा खासा आप नोट्स बनाते चलिए। जिन भाइयों को, बहनों को, जिनको भी अच्छे से खासे तैयारी करनी है और 2022 का हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, लेखपाल हो, चाहे वो यूपीपी हो या अन्य सारी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए जिस जिस नौकरी के अंदर या जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिलेबस हिंदी है, अच्छे खासे आप यहाँ से नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या व्यवस्थित होता क्या है। अब देखें, जैसे हम लिखते हैं आ ई और डैश 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 आगे ऐसे ही चलते जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, व्यवस्थित। अच्छा, व्यवस्थित ही क्यों, अगर ये ऐसे लिखा जाए तो आ के बाद ऊ आ जाए, री आ जाए, फिर बड़ा आ जाए, तो ये क्या व्यवस्थित हुआ, तो ये व्यवस्थित बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये ना तो वर्णों के व्यवस्थित समूह हुआ नहीं, इसलिए ये गलत है। इसलिए हमारी परिभाषा क्या होती है, हिंदी वर्णमाला को हम क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, वर्णमाला किसे कहते हैं वो हमने जाना। वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, क्या अयोगवाह होते हैं, सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला संख्या कितनी होती है, 52। 52 में जिसमें कि हमारे कितने व्यंजन और कितने जो है स्वर होते हैं,
सबने आज तक बचपन से पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। कभी भी क्वेश्चन आता है कि कितने स्वर होते हैं, 11 होते हैं, 10 होते हैं, 9 होते हैं या 13 होते हैं, तो संस्कृत के अंदर 13 होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के अंदर 11 ही माने जाते हैं। जब कहीं आपको ऑप्शन के अंदर ना मिले तो आपको 13 लगाना है, 10 नहीं लगाना है, 9 नहीं लगाना है। जब ऑप्शन के अंदर 11 ना हो तो कितना लगाना है? 13 लगाना, अन्यथा कितना लगाना है? 11 लगाना है। अच्छा, कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो टोटल 52, 11 और 41 52 हो गए। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41। अभी हम देखेंगे कि किस किस आधार पर 41 होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 हो गई, और कौन कौन से स्वर होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, किस किस आधार पर ये बांटे गए हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं। एक तो आ, दीर्घ ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। कितने स्वर हो गए? 2, 4, 5 और 5 10 और 1 11। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण काल के आधार पर कह सकते हैं, काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। 3 भाग क्या होते हैं वो देखते हैं कि सबसे पहला आता है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। क्या मतलब होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, या हम कह सकते हैं इसको कम, ज्यादा। प्लुत का मतलब होता है अर्थात ज्यादा बड़ा। जैसे देखते हैं, छोटा इसमें क्या क्या है? छोटा आ, ई, ऊ, री। आ, ई, ऊ, री। इनको ह्रस्व श्रेणी में क्यों रखा गया? क्योंकि इनको आप जब उच्चारित करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप बोल के देखो, खुद ही आप बोल के देखोगे तो इनको बहुत ही कम टाइम लगेगा बोलने में। जैसे ही हम दीर्घ यानी इनका बड़ा रूप ले लें, क्या ले लें? इनका बड़ा रूप ले लें, तो आ का बड़ा रूप क्या हो गया? आ। ई का बड़ा रूप ई, दीर्घी। ऊ का ऊ। और बाकी बचे हुए जो हमारे स्वर हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं, जैसे ए, आए, ओ और आओ। फिर आप कहेंगे कि ये क्या, प्लुत में तो कुछ रखा ही नहीं। तो प्लुत के लिए वे स्वर आते हैं जिनमें इसमें लगता है अगर 1 मिनट, इसमें 2 मिनट, तो इसमें इनका तिगुना टाइम, यानी जब हम जितना इसमें टाइम लगता है उसका दुगुना इसमें टाइम लगता है। जितना इसमें लगता है इसका तिगुना टाइम इसमें लगता है। आप उच्चारित करके देखिए, जैसे प्लुत में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो ये ओम, आप ओम बोलेंगे तो काफ़ी देर तक बोलेंगे। पहले आप आ बोलिए, साथ साथ में हमारे साथ साथ में आप उच्चारित करेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदी जितनी भी है आप बोल बोल के ही उसको सही कर सकते हैं। पहले अगर हम आ बोलें आ, फिर क्या बोलेंगे? आ, आराम से बोलेंगे। उसके बाद ओम बोलेंगे तो इसे 3 गुना टाइम लगेगा। जैसे हम कहेंगे ओम, तो कितना टाइम लगेगा? 3 गुना। जैसे आपने सुना होगा हे राम, हे राम। ये ऐसे जो हैं ये हमारे भाग तो नहीं है इसके वर्णमाला के, इसके अंदर लिखे तो नहीं जाते हैं,
पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्लुत स्वर बताइए इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और उसमें पूछेगा आपको कि प्लुत स्वर बताइए, तो आपको क्या बताना है कि ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगने वाला क्या होता है, प्लुत स्वर। जैसे ओम, हे राम, नाटक संवादों में देखा होगा आपने कि जो लास्ट में वो चिल्लाते हैं, ज्यादातर अलाप लेते हैं, गजल वगैरह गाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ही इनका हे राम, हे अल्लाह ऐसे बोलते हैं, ये प्लुत स्वर होते हैं। उसके अलावा ओम का भी उच्चारण, जब कोई मंत्र वगैरह होता है तो उसमें ओम का उच्चारण होते रहता है, लेकिन इनका जो है ये ओम जो है हमारे वर्णमाला के अंदर नहीं लिखे जाते हैं, तो इनको हमको अलग से पढ़ना है। चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर आपको पता चल गए कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, तो आज से हम इनको जब भी पढ़ेंगे तो इनको इन्हीं नाम से पढ़ेंगे। जैसे हमको आ बोलना होगा तो हम कहेंगे ह्रस्व आ, ई बोलनी होगी तो ह्रस्व ई, उ बोलना होगा ह्रस्व उ। ठीक है, आगे चलिए। दीर्घ बोलना होगा तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ, आओ वगैरह वगैरह। प्लुत में प्लुत आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर ले। तो उच्चारण काल के आधार पर हमने देख लिए। आइए अब देखते हैं उच्चारण जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण, मार्कर नहीं चल रहा है ये तो आपका, यहां से लिखते हैं उच्चारण जीभ के आधार पर। उच्चारण जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्वर कहां से निकलता है, कौन सा स्वर कहां से निकलता है। तो हम अगर देखते हैं उच्चारण जीभ के आधार पर भी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कोई भी चीज होती है तो 3 अवस्थाओं से गुजरती है। अगर हम क्लास की बात लें या आप लोगों में लें तो आप लोग कोई बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे, कोई मीडियम होंगे, कोई लो होगा, जो बहुत कमजोर होगा बच्चा। ठीक है, तो किसी भी चीज के 3 आधार होते हैं। अगर हम देखें उच्चारण जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 3 होती है। कौन कौन से, तो सबसे पहले अग्रस्वर। ऐसे ही आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद आता है हमारा मध्य स्वर, और तीसरा आपका आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यानी जो आगे की जबान से जितने भी स्वर हमारे बोले जाते हैं, मध्य यानी बीच में, बीच से जिनकी आवाज आती है या बीच से जो जबान का हमारा स्पर्श होता है उससे, और पश्च स्वर जो हमारे पीछे से आवाज निकलती है। कौन कौन से होते हैं आगे के अग्र स्वर देखें अगर हम, तो अगर हम अग्र स्वर देखें तो जो हमारे स्वर बोलते समय हमारी जबान अगर आगे से मुड़ती है उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर हम ई बोलेंगे, ई छोटी ई देखो, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई बोलेंगे तो हमारी जबान आगे से मुड़ेगी। आप खुद बोल के देखिए, ई कहोगे तो आपकी जबान थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। अगला देखते हैं तो आपकी दीर्घी, ये भी ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो ए बोलेंगे तो हमारी जबान पलट जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। कौन सी, ए, और ए आ गया तो साथ में कौन सा आ जाएगा, आई भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मध्य स्वर कौन सा होता है, तो इसमें ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ बोलेंगे तो हमारी जबान ना आगे से मुड़ती है ना ही पीछे से आवाज आती है। आप बोल के खुद देखें, साथ साथ में हमारे साथ साथ में आप बोलते रहें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बोलेंगे आ, तो हमारी जबान कहीं से भी हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तो हमारा जो है मध्य स्वर कौन सा हो गया, ह्रस्व आ। पश्च स्वर जो पीछे से आवाज आती है हमारे गले से, हमारे आगे से कोई मतलब नहीं, मध्य से भी कोई मतलब नहीं है, जबान से पीछे से जो है आवाज आनी चाहिए। जैसे हम बचे हुए स्वर कौन कौन से हैं, तो अगर हम दीर्घ आ कहेंगे तो यहां से आवाज निकलती है आ, लास्ट में देखो, आप बोल के देखो। ठीक है, तो कौन सा, आ हो गया, ऊ हो गया, ह्रस्व ऊ, ऊ बोलोगे तो होंठे केवल आगे आती हैं आपकी
और बाकी आवाज जो है पीछे से निकलती है। दीर्घु, दीर्घु, उसके बाद में आपका आता है ओ, औ, और एक इसके अलावा होता है जो आगत, आगत वाला आ होता है, ये इंग्लिश का हो जाता है लेकिन लिखा जाता है। तो कितने हो गए आपके? 4, 5 और 5 और 6 11। री जो है अभी इसमें नहीं आती है, वो क्योंकि जबान से नहीं ऊपर मूर्धन्य से बोली जाती है। तो आगे देखते हैं। तो उच्चारण जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। आपने जाना कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कि और किस किस आधार पर स्वरों को बांटा गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने देखा कि उच्चारण काल के यानी समय कितना लगता है, उच्चारण जीव के, हमारी जीव जो है कहाँ कहाँ टकराती है। फिर हम देखते हैं उच्चारण काल के स्थान पर, उच्चारण काल के स्थान पर स्वरों के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से? आप 2 ही मान सकते हो क्योंकि ये जो 4 हैं उन 2 को ही मिला के बना है। तो आपको आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से? विव्रत, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर कौन से होते हैं? जिनमें मुख लगभग पूरा खुला रहता है, मुख लगभग पूरा खुला रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? विव्रत स्वर। मुख हमारा जो होगा इन स्वरों को बोलते समय पूरा खुला रहेगा। जैसे हम क्या कहें? विव्रत स्वर में आता है हमारा दीर्घ आ। जैसे ही हम आ बोलेंगे आ, तो हमारा मुंह जो है पूरा खुल जाता है। फिर हमारा आता है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर का मतलब मुख जो है हमारा, मुख का द्वार है, बोलते समय लगभग आधा खुला रहता है, पूरा नहीं खुला रहता है। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है? अर्ध विव्रत। यहाँ पे क्या लिखा है? विव्रत, यानी पूरा। अर्ध विव्रत मतलब आधा। आधे में कौन कौन से आते हैं? तो आप क्या, ये आ गया आ, ए, ओ, औ। ठीक है जी। अ, ए, ओ, औ। ठीक है। अगला देखते हैं समृत स्वर, समृत स्वर। समृत स्वर कौन से होते हैं? जिनमें मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है। इसका उल्टा आप कर लेंगे क्या? मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी विव्रत स्वर क्या है? मुख द्वार लगभग पूरा खुला रहता है। अर्ध विव्रत क्या है? लगभग आधा खुला रहता है। लेकिन वहीं पे ले समृत स्वर, मुख द्वार लगभग, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? लगभग जो है बंद रहता है। तो बंद किस में रहते हैं? आप ई बोलोगे, ई, तो हमारे जो है होठे एक पास में आ जाती हैं। ई दीर्घी, ई दीर्घी, ऊ और दीर्घु, ऊ और दीर्घु। ये हमारे क्या है? इनमें जो है मुख द्वार लगभग हमारा पूरा बंद रहता है। इसके अलावा अर्ध, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर हमारे कौन कौन से हैं? तो अर्ध समृत हमारे स्वर कौन कौन से हैं? ए और ओ, ए और ओ। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। आ, ए, ओ तो हो गया औ, और ये हो गया आपका आस्कर वाला, आस्कर वाला आ। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं? ए और ओ। ये कौन से हो गए? अर्ध विव्रत, अर्ध समृत। ठीक है। तो हमने देखा मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 4।
एक तो विभ्रत स्वर, एक अर्ध विभ्रत स्वर, समरस स्वर, अर्ध समरस स्वर। यानी लगभग मुख क्या होता है इसमें, लगभग मुख खुला रहता है। यहां पे क्या होता है, लगभग आधा मुख खुला रहता है। यहां पे क्या है, समरस स्वर हमारे कैसे हैं, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, बंद रहता है। और अर्ध समरस स्वर क्या है, मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे का। चलिए अब आके देखते हैं हम लोग कि स्वरों का उच्चारण स्थान, कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण, स्वरों के उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले अगर हम लिखें आ ई रस्सु उ दीर्घ री ए आई ओ आ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू करते हैं आ से। आप खुद ही आ बोल के देखिए कि इसकी आवाज कहां से निकल रही है। अगर हम आ बोलेंगे तो आ की आवाज गले से निकलती है। आप बोल के देखिए आ, तो यहां पे क्या निकलेगी, आ की आवाज गले से। तो गले को हम क्या कहते हैं, कंठ। क्या कहते हैं, कंठ। अच्छा, आ की आवाज तो क्या हो गई, कंठ से। और एक चीज आप बताओ कि इस आ को प्लस इस आ को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ। तो अगर इसकी कंठ से इसकी कंठ से, तो इसकी भी कहां से निकलेगी, कंठ से। तो ये भी क्या हो गया, कंठ, कंठ। ठीक, उसके बाद ई। जब आप ई बोलोगे तो यहां हमारी जबान कहां टकराती है, तालू में। कहां पे टकराएगी, तालू में। कहां पे टकराएगी, तालू में। तो ये क्या हो गई, तालव्य। इसको हम कहते हैं तालव्य। ये क्या हो गए, कंठ, तालव्य। अच्छा, ऊ आ गया। अब उसके बाद ऊ को बोलेंगे तो हमारी दोनों होंठें आगे की जुड़ जाती हैं। बिना हम अगर इसको यहाँ पे उंगली लगा लें तो हम ऊ नहीं बोल सकते, ऊ की जगह कुछ और निकलेगा। तो ऊ को बोलने से हमारे कहाँ से आवाज निकलती है, ओष्ठ से। यानी होठों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ। अच्छा, उसके बाद री। आप जब री बोलोगे तो ऊपर तालू के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मूर्धा में जबान टकराती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य। मूर्धन्य। उसके बाद आ जाओ ए और औ। इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो अगर हम आ प्लस ई को मिला दें तो निर्माण किसका होता है, ए का। अब एक चीज आप बताओ कि इसका जो उच्चारण स्थान था तो क्या था, कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या था, तालव्य। यानी आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालव्य। दोनों को हमने मिला दिया तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ
कंठ तालव्य। क्या हो गया? कंठ तालव्य। उसके अलावा इस ए का तो निर्माण हो गया। अब देखते हैं इस अय का निर्माण कैसे हुआ। तो अय का भी निर्माण किसका हुआ? आ के साथ में अगर ए रख दें तो हमारा बन क्या जाता है? अय। तो अगर ये भी कहाँ से बोला जाता है? ये कंठ तालव्य से, ये भी कंठ से, तो कंठ तालव्य से। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालव्य। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ओ का निर्माण कैसे हुआ, तो यहां पे अगर हम देखें ओ का निर्माण, तो आ के साथ में ऊ रख दें तो हमारा जो बनता है इसका निर्माण हो जाएगा ओ का। तो ये क्या था? कंठ। और ये क्या था? ओष्ठ। दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया? कंठोष्ठ। अच्छा, इसके साथ में कंठोष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? कंठोष्ठ। अच्छा, इसका तो निर्माण हो गया। अब औ का निर्माण कैसे होता है? तो आ के साथ में जो ये वाला ओ हमारा बना था, इसी को अगर हम रख दें तो हमारा जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। तो ये भी क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान हमने देख लिया। कितने स्वर हो गए हमारे? 11 स्वर। और इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? आ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य। उ और उ का उच्चारण स्थान होष्ठ। री का मूर्धन्य। ए ऐ का कंठ तालव्य और ओ का कंठोष्ठ। याद रहेंगे आपको? ठीक है। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हिंदी के अंदर पूछा जाता है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? सजाति का मतलब होता है एक ही जाति के, एक ही जाति के। विजाति का मतलब क्या होता है? अलग जाति के। यानी अगर सजातीय स्वर देखें तो ये अगर हम देखें आ प्लस आ, ये भी ए का, ये भी आ, सेम ही जाति के हैं। इनसे निर्माण किसका हुआ? दीर्घ आ का। आ और ई, ये एक जाति का, ये दूसरी जाति का, जो निर्माण हुआ ये तीसरी जाति का। इसको हम क्या कहेंगे? विजातीय। अच्छा, जैसे हमने यहां देखा आ प्लस ऊ, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का। इसका निर्माण क्या हुआ? ओ। वो भी क्या हो गया? विजातीय। तो हमें समझ में आ गया होगा कि देखते हैं अगर ई प्लस ई को जोड़ें तो हमारा क्या बनता है? दीर्घी। ऊ प्लस ऊ को जोड़ें तो हमारा क्या बनता है? दीर्घ। आ प्लस आ को जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा? दीर्घा। तो ये जो तीनों स्वर है हमारे, ये क्या है? सजाती। इसके अलावा री और री तो री ही रहता है। ए आए ओ आओ, ये स्वर हमारे कौन से हो गए? विजाती। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सजाती स्वर बताइए या विजाती स्वर बताइए, तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सजाती स्वर कौन से हैं, विजाती स्वर कौन से हैं। इनको हम क्या कहेंगे? सजातीय, अरे सॉरी, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। और ये हमारे कौन से हो गए? सजातीय, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब होता है समान जाति के स्वर, समान जाति के स्वर। अच्छा, दूसरा पूछा जाता है हमारा स्वरों के अंदर कि आप ये बताओ कि इसमें जो है संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कोई एक से ज़्यादा चीज़ें जब मिल जाएं उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त। तो पहले के ज़माने में देखा होगा आपने, घरों में परिवार रहा करते थे, तो कैसे परिवार रहा करते थे? संयुक्त। ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मौसी सब एक साथ में रहा करते थे, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे देखें अगर हम संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन से संयुक्त स्वर हमारे होते हैं, तो देखते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर हमने अभी यहाँ पे आ और आ को रखा, तो ये तो हो गया दीर्घा। ये संयुक्त स्वर नहीं हुआ क्योंकि ये क्या हो गए? एक ही जाति के। पानी को पानी से मिलाओगे तो संयुक्त नहीं होगा, लेकिन पानी को दूध, केले के साथ या किसी जूस के साथ,
किसी और चीज के साथ मिला दोगे वो चीज क्या हो जाएंगी, संयुक्त। आपने साइंस पढ़ी होगी, उसके अंदर मिश्रण होता है। या और भी चीजें देखी होंगी, जूस बनाते हैं लोग तो केला और दूध का मिश्रण करते हैं। संयुक्त का भी मतलब वही होता है, मिश्रण, यानी एक साथ एक से ज्यादा चीजें। जैसे हमने देखा यहाँ पे छोटा और ऊ, आ और ऊ के मेल से इन दोनों का संयुक्त हुआ, यानी एक साथ आए और बना क्या, ओ। तो अब आप समझ गए होंगे संयुक्त किसको कहते हैं। तो हम इनको जो ये विजातीय स्वर हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है कि बताइए कि सभी स्वर क्या हैं, सघोष या अघोष। तो सभी स्वर हमारे क्या हैं, सघोष। ये सघोष अघोष इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो स्वरों के बारे में हमारा जो है आज से हमने बेसिक से देखा, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। और अगली क्लास जो है आपको कल मिलेगी। तो लगभग हमारी वर्णमाला की 3 से 4 क्लास जाने वाली हैं। 3 से 4 क्लास होने के बाद में हम इनका जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, देखेंगे किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे की क्लास में हम कल देखते हैं। जय हिंद।